जय श्री कृष्णा। आज हमारे साथ हैं बाहू तोरसेकर जी। बाहू, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। बाहू तोरसेकर जी प्रखर पत्रकार हैं, राजनीतिक चिंतक हैं। शायद ये बहुत कम लोगों को पता हो कि ये आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट हैं और 1969 से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आज हम मोदी कैबिनेट में जो कल विस्तार हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। आज हमारे साथ नीलेश जोशी जी भी हैं। नीलेश जोशी जी यूके में रहते हैं और सनातन सेवन में कार्यरत हैं। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। So this budget is being hailed as bringing together experience, capability, regional and community balance and inclusiveness. बाऊ, आप इस कथन को कैसे देखते हैं? मैं वो नॉर्मल पॉलिटिकल एनालिसिस चलता है उस ढंग से मैं कभी जाता नहीं। मुझे लगता है कि ये जो बोला गया है कि हर ज्योग्राफी के तरीके से इसको इकट्ठा करने की कोशिश की है, फिर कास्ट और जो बैलेंस है जाति का उपजाति का, मैं वैसा नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ इसमें कि एक साथ गवर्नेंस और अगले 10-15 साल की पॉलिटिक्स, इसको मिलाकर मोदी जी कहीं आगे निकल रहे। वो देख रहे हैं या उन्होंने, मोदी जी ने तो खुद तो 75 इयर्स ये कट ऑफ लाइन रखी है, तो वो खुद 2025 में रिटायर हो सकते। तो इसलिए बीजेपी और देश आगे चलाने वाली लीडरशिप डेवलप हो इस तरीके से वो उनका पूरा काम चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें आप देखेंगे तो जो नया इंडक्शन हुआ है, जो नए चेहरे लाए गए, उसमें से ज्यादा 40-50 के बीच के हैं, तो जो आगे 25 साल पॉलिटिक्स में रहे और कुछ करे, ऐसे चेहरे लाए गए। उनके टैलेंट को स्कोप देने की कोशिश की है, उनको बनाने की कोशिश करेंगे। यानी अगले 15-20 साल के लिए एक नई लीडरशिप जनरेट करने की कोशिश मुझे उसमें दिखती है, क्योंकि मोदी चुनाव जीतने की कभी सोचते नहीं है। चुनाव जीतना उनको मालूम है कि कितना आसान है। जिस ढंग से मोदी जी का पॉलिटिक्स चलता है और ऑर्गेनाइजेशन पर उनका होल्ड है, तो 2024 में भी वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में उनके लिए कोई चैलेंज है नहीं। यानी एटलीस्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज है, ना दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी से चैलेंज है, ना कि लीडरशिप से चैलेंज है। तो ये जात पात वगैरह काउंटिंग मोदी नहीं करते। वैसे देखो तो इसी टर्मिनोलॉजी में हम मोदी को ओबीसी वाले बोल सकते, लेकिन उन पर कोई ब्लेम नहीं करता कि ये ओबीसी। ये हमको समझना चाहिए, मोदी अलग चीज है। आज तक जितने नेता हो गए, वाजपेयी हो, अडवाणी हो, इंदिरा जी हो, हर कोई जो प्राइम मिनिस्टर बना है, लीडर बना है, उससे मोदी अलग है। इसलिए इनको समझना जरूरी है, वो देश को समर्पित है। आज तक जितने पॉलिटिकल लीडर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, अच्छे अच्छे ऑफिस पर जाकर बैठे, लेकिन वो जितने समर्पित नहीं थे, मोदी उतने समर्पित है। तो वो खुद के लिए कुछ सोचते नहीं है, ना खुद के लिए सोचते तो ना खुद के कुर्सी के लिए सोचेंगे। तो मोदी का सोचने का तरीका है कि भाई इससे देश का क्या होने वाला है, देश आगे चलकर कहाँ जाएगा। तो मैं हमेशा एक बोलता हूँ, जो भूतकाल होता है, तो भूतकाल की जमीन पर वर्तमान खड़ा होता है, और तब जाके जब भूतकाल की जमीन पर ठीक से वर्तमान खड़ा हो, तो वो भविष्य के आकाश में झेप ले सकता है, उड़ सकता है। बहुत सुंदर बात। तो मोदी उस ढंग से सोचते, इसलिए हमको जब एनालिसिस करना है तो हम तो अलग बैठे, मोदी कर रहे, वहां मोदी बैठे, तो मोदी कैसे सोचते वो पहले सोचो और फिर बाद में उसका एनालिसिस करो। मेरा ये तरीका है। बहुत बहुत बहुत। जो कुछ उन्होंने कल किया है, तो वो अगले 15-20 साल को ध्यान में रखते हुए किया। मैं ये भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि
यूपी के इलेक्शंस जो 2022 में आ रहे हैं, इसकी वजह से यूपी के बहुत रिप्रेजेंटेशन है इस कैबिनेट में, तो आप इस पे क्या बोलेंगे, कहेंगे? देखो, अगर बीजेपी में 80 में से 63 अगर बीजेपी के यूपी से आए तो उनको तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि देश में जितने एमपी चुनकर आता है उसमें से 80 अगर यूपी से आते हैं जी, तो उसको बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलना ही है जी, लेकिन अलग तरीके से देखो, त्रिपुरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव पहली बार सेंट्रल मिनिस्ट्री में आया, जी, मणिपुर का आया, जी, अरुणाचल का है, जी, नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई एक चुनो बस काम खत्म, तो नॉर्थ ईस्ट को इन्वॉल्व किया है। जी, अभी इनका तमिलनाडु से कोई नहीं है, फिर भी एक तमिलनाडु से लिया गया, जी, तो वो पार्टी बढ़ाना नहीं चाहते, उनको रिप्रेजेंट होना चाहिए। उस स्टेट का जो कल्चर है, मानसिकता है, मेंटालिटी है, इच्छा अपेक्षा है, जी, वो भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। जी, इस पर ध्यान दिया गया। और दूसरी बात होती है, अल्टीमेटली वहां की लीडरशिप डेवलप होती जी, है, उनकी सोच ऑल इंडिया हो जाती है। नहीं तो हम तमिलनाडु पर इनजस्टिस हो रहा है, मणिपुर पर इनजस्टिस हो रहा है, ये जो आवाजें आती है वो इससे बंद हो जाएगी, बहुत, क्योंकि आपका तो मिनिस्टर है। बिल्कुल सही। आज तक ये होता था और फिर सब पार्टी मिलकर वहां से दिल्ली पर आरोप जी, करती थी, वो नहीं होगा। जी, तो सोच क्या है देखना चाहिए, मोदी की इसके पीछे सोच क्या है। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया सोच लाने का, वन नेशन जब जी, बोलते हैं तो वन नेशन होना भी चाहिए। अभी देखिए, कानून मंत्री किसको बनाया गया? किरण रिजिजू जी, को। वो तो अरुणाचल से, जी, अरुणाचल एक्चुअली देखो तो पूरा इंडिया से कट ऑफ कंट्री है वो। चिकन नेक, यस। लेकिन उनको, यानी देश के कानून कौन संभालेगा? अरुणाचल का कोई है वो संभालेगा। जी, ये सोचने का, मोदी के सोचने का तरीका देखो, जी, एक कोने से प्राइम मिनिस्टर है और कानून मिनिस्टर दूसरे कोने में बैठा जी, है। जी, वो जो प्रदेश है उनको कैसा कनेक्ट कर रहे हैं। जी, जी। बाऊ जी, मेरे पास ये जो लिस्ट है प्रेस रिलीज की, तो इसमें बहुत से मंत्रालय भी बदले गए हैं। और जो एक सबसे पहले मैं जिसके बारे में पूछना चाहूंगी, ये रेल मंत्रालय के बारे में। जहां तक आंकड़े कहते हैं कि पिछले 2 सालों में कोई पैसेंजर कैजुअलिटीज नहीं हुई। कोविड क्राइसिस में रेलवे मिनिस्ट्री वाज द ओनली फंक्शनल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। श्रमिक स्पेशल चलाई, 4500 मजदूरों को उन्होंने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। कोविड 2 में 35,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन करी। एंड in spite of COVID, it is a profit making, the revenues have increased, so to say. तो पीयूष गोयल जी को बदल के हमने अश्वनी वैष्णव जी का आना देखा, इसको आप किस तरह से समझते हैं? तो एक बात है कि पीयूष गोयल ने कुछ सेट किया है। देखो, वैसे देखिए तो पीयूष गोयल ने जी, पावर मिनिस्ट्री को सेट किया था सबसे पहले, आपको जी, याद जी, होगा। जी, पहली टर्म में पीयूष गोयल पावर मिनिस्ट्री जी, में थे, तो पावर मिनिस्ट्री का गोल बहुत सारा उन्होंने अचीव किया है। जी। अब वो ब्यूरोक्रेट के पास भेजा गया। हम्म। आरके सिंह ये हरके सिंह, ब्यूरोक्रेट है, हाँ जी, जी, अब उनको फुल फ्लेज जी, मिनिस्टर बनाएगा। आप वैष्णव जो है नए रेल जी, मिनिस्टर, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए हुए जी, ब्यूरोक्रेट जी, है। जी, तो अगर पीयूष गोयल ने पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको सेट किया है तो उसी ढंग से चलता जी। रहे, इसके लिए वहां एडमिनिस्ट्रेटर लाके अच्छा, बिठाया। ये इस तरीके से तो मैंने सोचा ही तो नहीं था। हाँ, उनको हटाया नहीं है जी, पीयूष गोयल को। वैसे तो आप बोल सकते हैं पावर मिनिस्टर भी हटाया। जी, देखो, जब 14 में चुनाव चल जी, रहा था तो वो चुनाव मोदी जी ने किस आधार पर जीता था? वो हर जगह जाते थे, बिजली, सड़क, पानी, जी, ये 3 सब्जेक्ट। 2019 में बिजली, सड़क, पानी का कहीं रेफरेंस भी नहीं था। जी, इसका मतलब उस, अभी गडकरी जी ने रोड का काम सेटल किया, जी। ठीक है। फिर इन्होंने पावर का काम सेटल किया, हम्म। और पावर का सेट जो था वो अभी उनके पास गया। जहां ये पीयूष गोयल के पास वो मैनेजमेंट का कौशल है, जो काम करने वालों को लाएंगे, जो नहीं करते उनको हटाएंगे, हम्म। उनका कोऑर्डिनेशन हम्म। करेंगे, इस ढंग से उन्होंने सेट किया। हम्म। हम्म। हम्म।
सुरेश प्रभु जो पहले रेल मिनिस्टर थे वो भी जी अच्छे थे, लेकिन उनके बारे में एक ये हो गया था कि ये तो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसलिए यूनियन जानबूझकर एक्सीडेंट करवाती थी। जी आपको ये बात जी नहीं मालूम? प्रभु को बदनाम करने के लिए, तो प्रभु भी बड़े अच्छे जी एडमिनिस्ट्रेटर है, जी जी इसलिए उनको बाहर के पार्टी से बीजेपी में लाया जी गया था। जी पीयूष गोयल बातें नहीं करते थे, लेकिन जो करना है वो करके दिखाते थे। तो आप देखेंगे कि रेल हो या पावर हो, उधर पूरा सेट करने के बाद वो चलाने वाले के हाथ में दिया है, क्योंकि वो दोनों पूरे पॉलिटिशियन नहीं है, करेक्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर है। जी तो उनको जिम्मा ऐसा दिया गया है कि उन पर पॉलिटिकल आरोपबाजी ना हो, ब्लेम गेम जी ना हो, और ठीक ढंग से चलते जी रहे। जी 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 वैसी बात आप तो मांडविया की ले जी सकते हैं। वो भी मैं पूछना चाह रही थी। मांडविया ने ऑक्सीजन या जो सब मामले आते हैं कोविड में, हेल्थ नहीं है, लेकिन जो उनके पास केमिस्ट्री ये था, सब केमिकल का, रसायन का हाँ मामला, केमिकल जी का था, तो वो उन्होंने अच्छा चलाया था। दवाई बनाना, दवाई लाना, उसका रॉ मटेरियल है, वो सब ऑक्सीजन हम्म है, तो उनको ही हेल्थ समा दिया है। तो वो कनेक्ट कर दिया हम्म कि आगे जाकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ी जरूरत बनने वाली है, जी 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 तो वो इकट्ठा लाया गया। जी तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप क्या देखते हैं कि पीयूष गोयल जी ने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो उनको दी गई है, और कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स जो दी गई है, तो आप क्या देखते हैं कि पीयूष गोयल जी इन सब मिनिस्ट्रीज में क्या चेंजेस लाएंगे? अभी उनसे मेरा ख्याल है कि हरदीप पुरी और पीयूष गोयल, जी वर्ल्ड अभी कोविड के बाद वर्ल्ड लेवल पर जो लेन देन होने वाली है वो सबसे बड़ा कॉमर्स का ही मामला है, जी फॉरेन कॉमर्स। अभी देखिए, हम किसी को वैक्सीन भेज रहे हैं, कहीं से वैक्सीन ला जी रहे हैं, कहीं का फॉर्मूला लेकर इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सब मामला है देखेंगे, दवाइयाँ हो, इक्विपमेंट्स हो, उनकी लेन देन बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि कोरोना का मामला तो जल्दी खत्म होने वाला जी नहीं है। और दूसरी बात है कि एक चीज की किल्लत अगर समझो यूरोप में होती है या अफ्रीका में होती है, तो उनको सप्लाई करना है, उनसे हमको कुछ लाना है, यूएस से कुछ लाना है, कुछ देना है, जी साउथ अमेरिका से कुछ। तो ये कॉमर्स का मामला जो है और फॉरेन अफेयर्स, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो खुद हरदीप सिंह ऐसे है कि उन्होंने मेरा ख्याल एयर ट्रैवल का तो उसका अच्छा जी काम किया था, और वो तो फिर फॉरेन सर्विस के हैं, जी तो उनके साथ पीयूष को जोड़ा गया है, जी 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 पीयूष को जी उनको जोड़ा गया है, ये जी हमको जी ध्यान जी में लेना जरूरी है। जी 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 एक कुछ जैसे गिरिराज सिंह जी को मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज बनाया गया है, तो किसको? गिरिराज सिंह को, हाँ, गिरिराज। जो बिहार के हैं अपने, तो उनका आप कैसे देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से इस अपने कार्य भार को संभालेंगे? वो बयानबाजी ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन तीखे बयान करते एक हैं। एक बात, हाँ, हाँ तीखे जी बयान करते हैं और चिढ़ाते जी भी है, जी जी लेकिन वो उनके अलग ये बात है। जी लेकिन अगर काम की तरफ आप देखिए तो अ, मछली मछली पैदा करना, मछली पकड़ना वगैरह, इसलिए फिशरी का उन्होंने अच्छा काम किया जी है। पहली बार फिशरीज की एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जी बनाया गया, हम्म और बनाया गया, उस पर काम भी चल रहा था, और राहुल गांधी को ये पता ही नहीं था। वो तो पुडुचेरी में जाके जी बोले आज 70 साल हो गए फिशरीज के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जी तो उन्होंने उनको सही जवाब दिया था, जी अरे मैं तो फिशरीज का मिनिस्टर हूँ, हम्म ये शुरू हो गया। जी तो अगर इस ढंग से उन्होंने काम किया है तो पंचायत राज सक्सेस करना है। देखिए, ये 2014 के बाद मोदी ने बजट हो या गवर्नेंस हो, उसमें एक बेसिक चेंज किया था कि जी आज तक ये होता था कि भाई कुछ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी है, जी उसका भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता था, जी और स्टेट गवर्नमेंट से वो जिला या तहसील को अलॉट होता था। जी 14 के बाद पहली बार ये हो गया कि जो पैसा अलॉट किया गया वो डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलॉट किया गया जी। तो अगर उसका इस्तेमाल सही होता है कि नहीं, ये ध्यान में रखेंगे तो अच्छी डेवलपमेंट हो जी सकती है। जी जी अगर नहीं है तो पैसा भेजा जाएगा। और राजीव गांधी बोले थे ना कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं 1 रुपया। तो हार्डली 15 रुपया 10 रुपया पहुंच जाता है, जी बीच में 80-85 रुपया चला जाता है। जी तो इन्होंने अभी क्या किया, स्टेट में जाएगा ही नहीं पैसा, वो जाएगा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में। 50% जो अमाउंट स्टेट को जाता है जी वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट है उसमें ही वो खर्च होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए। प्लानिंग बनेगी तो उस पैसे से उस डिस्ट्रिक्ट की बननी चाहिए, नहीं तो भेजा लखनऊ के लिए चला गया वाराणसी में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस पर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि गिरिराज सिंह शायद जिस ढंग से उन्होंने फिशरीज का काम किया है तो इसलिए उनको वहां लाया गया। जी जी। यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर के पंचायत इलेक्शन के बारे में और वो ये 2 लाइनें कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो अलग मुद्दा जम्मू है पर। कश्मीर का मसला है, वो इंडिपेंडेंटली वो मिनिस्ट्री अलग रखो आप। अच्छा। वो तो अमित शाह हैंडल कर रहे हैं जी 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 और ठीक ढंग से हैंडल कर रहे जी हैं। मैंने तो 2019 के चुनाव के बाद एक मराठी में वीडियो बनाया था। जी तब मैंने बोला था, यानी शुरू हो रहा था और पहली बार न्यूज आ गई कि अमित शाह होम मिनिस्टर बनेंगे। जी तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब इंडिया में दो गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट मोदी जी चलाएंगे, एक गवर्नमेंट अमित शाह चलाएंगे। मतलब ये था कि जो बड़ा नेशनल समझो कुछ बड़ा नेशनल जी प्रॉब्लम है तो मोदी उसमें रहेंगे, या फाइनेंस, डिफेंस, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल मामले है उस पर मोदी काम करेंगे। और इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा अमित शाह हैंडल करेंगे। जी जी तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो दो गवर्नमेंट चल रही है, जी उनमें जितना मोदी और शाह में कोऑर्डिनेशन है वैसा ही इन दो गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन है। इसलिए आपने बोला कि देखिए उस वक्त डिफेंस के एरोप्लेन्स लेकर दुनिया भर से ऑक्सीजन लाया गया। जी जी ये इतनी सीधी बात नहीं थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम अमित शाह हैंडल कर रहे थे, जी लेकिन जो लाना था जी वो तो मोदी हैंडल कर रहे थे। जी तो कश्मीर का जो मामला है वो इंटरनल मामला है, वो पूरा का पूरा वो अमित शाह हैंडल कर रहे हैं। हाँ, उससे जो इंटरनेशनल रिपरकशन रहेंगे, परिणाम रहेंगे, प्रभाव रहेगा, वो मोदी हैंडल करे। जी जी तो अभी अभी जो इतने कम से कम 1.5 साल 2 साल होने को आए, उसके बाद वो तो पूरी पॉलिटिकली मुफ्ती हो फारूक अब्दुल्ला हो, उनको न्यूट्रलाइज किया जी गया, लेकिन उनकी जो धार है वो कम करने के लिए वो दिखावे की मीटिंग ले ली गई। उससे आगे कुछ उसमें होने वाला नहीं। जिस ढंग से अमित शाह जाना चाहते उसी ढंग से जाएंगे। और शायद ये टर्म खत्म होने से पहले पीओ के भी इंडिया में लाया जा सकता है। आपके मुंह में घी तो शक्कर। नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन हो गई, जी वो तो इनको मार्जिनलाइज करने के जी लिए। आप चुनाव में आओ ही नहीं। जी इनकी पार्टी कांग्रेस हो या क्या हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जी जी पीडीपी हो, ये तो थे भी नहीं। इन्होंने बोले बहिष्कार, तो बोले तुम बहिष्कार, दूसरे खड़े हो जाएंगे, दूसरी पार्टियां आगे आएगी लोकल लेवल जी पर। जी जी उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया और जब वो सक्सेस हो गया तो ये बुलाया गया तो चुपचाप दिल्ली पहुंच जी गए। जी तो उनको न्यूट्रलाइज, मार्जिनलाइज करने का पॉलिटिक्स चल रहा है। जी उससे बाकी इंडिया का पंचायती राज है, उससे उसका मतलब नहीं जी है। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल सर। एक जो मिनिस्ट्री जो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट करती है कि निशंक साहब को मिनिस्ट्री एजुकेशन से हटा के धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम में थे उनको लाया गया। तो निशंक साहब को क्यों हटाया गया और धर्मेंद्र प्रधान जी जब आए हैं तो हमारी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, जरा इस पे बताएं आप। वो एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी जी के जी जी मिनिस्टर, एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एक एक कारण वो मैंने सुना है। जी और दूसरा एक है कि परीक्षा के बारे में बहुत सारे गड़बड़ हो गई थी।
जी जी देश भर की और सेंट्रल की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें भी परीक्षा एग्जामिनेशन के बारे में बहुत गड़बड़ हो गई थी, और ना तो वो कुछ पॉलिसी तय कर रहे थे और ना तो स्टेट से कोऑर्डिनेशन कर पा रहे। जी तो धर्मेंद्र प्रधान को उधर लाया गया। एक तो ये यंग है, और दूसरी बात है कि उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बड़ी अच्छी हैंडल की है, कीमतें बढ़ी है। और दूसरी बात कि यूपीए जब छोड़कर गई थी सत्ता, जी तो कम से कम मेरा ख्याल से 5 लाख करोड़ का हम्म बकाया बचा था। वो कम करते करते रेट बैलेंस करना ये इतनी हम्म आसान बात नहीं थी। वो धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छी वो कसरत की है, सर्कस की है। तो अब अगले कुछ दिन में, महीने में हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री और फाइनेंस जो है, इकोनॉमी है, वो कोऑर्डिनेट करके चलाना है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन में धर्मेंद्र प्रधान बड़ा अच्छा यंग कार्यकर्ता है, वो जी ढंग से काम करता है। शायद उसलिए उनको एजुकेशन और एचआरडी में लाया गया। तो आप क्या क्योंकि देखते आप हैं? देखिए, रोजगार है, इकोनॉमी से रोजगार भी कनेक्ट होता है, जी एजुकेशन से भी कनेक्ट होता है। हम्म तो इसलिए वो कनेक्टिविटी लाना जरूरी है कि भाई हम्म, हमारे देश में कितनी इंजीनियर चाहिए, जी कितने स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, जी किस फील्ड में चाहिए। जी तो एजुकेशन में उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, हम्म तो उसी ढंग के लोग पैदा हुए। और एक एक बात जानबूझकर अभी बीच में बोलूंगा नहीं नहीं बताएं। कि ये जो ऑफशोर ड्रिलिंग चलता है, जी आज भी उसके लिए हमको फॉरेन से लोग एक्सपर्ट लाने पड़ते हैं, जो नीचे जाकर पानी में 1-1 1.5 किलोमीटर नीचे जाकर काम जी करते। तो वो स्किल हमने अभी तक डेवलप नहीं किया। इंदिरा जी के जमाने में ऑफशोर ड्रिलिंग चालू हो गया, जी लेकिन अभी भी उस ढंग का स्किल बनाने वाले स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम हमारे पास जी नहीं है। तो ऐसे बहुत एरिया हमको मिल सकते हैं कि जहाँ वो स्किल डेवलप होना जरूरी है और इंडिजिनस होना जी चाहिए। तो शायद उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया कि वो कोई नए फ्रंट ओपन करे, नए एजुकेशन फ्रंट ओपन करे, उसकी कनेक्टिविटी रोजगार से बनाए, इसके लिए उनको लाया गया। जैसे कि एक बहुत सराहनीय कदम ये भी है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज वन एंड द सेम पर्सन। तो ये दोनों को एक में करके तो काफी सिनर्जीज बनेंगी। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारी जो एजुकेशन में जो कुछ चीजें हैं जो हम, जैसे रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स हैं, रिवीजन ऑफ सिलेबस इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, तो ये जो है जो एकदम बिल्कुल ही प्रायोरिटी पे लेके काम करना है। तो आप, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप कैसे देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें सक्रिय होके अपना योगदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए क्या होता है उसमें भी कि अ, इतने 70 साल से जो चलता आया, जी तो हम जिसको कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं है। जो 70 साल में इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है, जी वो कांग्रेस है, करेक्ट जिसको मैं कांग्रेस इकोसिस्टम बोलता हूँ। जी आप देखिए कि बार बार कांग्रेस तो लड़ने नहीं आती, लेकिन हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, उसके बुद्धिजीवी निकलकर बाहर आएंगे जी मोदी के खिलाफ बोलने के लिए। जी क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम आप एक बोल रहे, आप नाट्य अकादमी देखिए, साहित्य अकादमी देखिए, अलग अलग कल्चरल फोरम्स देखिए, वो जो बनाए गए हैं, उनका जो माइंडसेट है वो सब एजुकेशन भी कंट्रोल करता है। सही है। साहित्य अकादमी का अवार्ड किसको मिलेगा? वो अच्छा साहित्य का इसको मिलेगा, इसी बात है ही नहीं। वो उनकी सोच में ही चलने वाला है या नहीं। फिर वो तो, इसको तो एकेडमी अवार्ड मिला है, इसको तो साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है, तो उसको ही टेक्स्ट बुक बनाने के लिए एक्सपर्ट करके बनाए रखा जाए, इसको ही हिस्टोरियन माना जाए। जी तो ये पहले उनकी सोच के लोग हैं, उनको हिस्टोरियन बनाते हैं और उनको ही फिर लाके बिठाते हैं कहाँ कि टेक्स्ट बुक बनाने के लिए। तो ये जो इको
सिस्टम है वो बदलनी जरूरी है। आप एक दिन में ये नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप। कोई सीरियस पेशेंट होता है तो जब डॉक्टर उसको 2-2 दिन एक एक ऑपरेशन करते करते आगे जाते, 7-8 छोटे मोटे ऑपरेशन मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन होता है। इस ढंग से जाना चाहिए और शायद इसके लिए ही धर्मेंद्र प्रधान, जो ज्यादा गड़बड़ ना होके भी ऑपरेशन अच्छा करते हैं, उनको लाया गया। जी मुझे वरना तो देखिए 65-70 रुपए पेट्रोल था, वो 100 तक आ गया जी 7 साल में। जी लेकिन ज्यादा उसके चिल्लम चिल्ली नहीं हुई, आवाज नहीं उठी। तो जिस ढंग से उन्होंने काम किया है वो बताता है कि ये काम तो करेंगे, बदल तो करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा कम होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से आप विभिन्न मंत्रालयों का और क्या उसकी सिनर्जी का रोड मैप है उस तरीके से किया गया, तो बहुत देयर आर वेरी गुड इनसाइट्स व्हिच वी आर गेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर इट। नहीं, बिल्कुल हमको मोदी मोदी जी को समझना जी पड़ेगा। देखिए, इसके पहले इंदिरा जी हो, जी राजीव गांधी हो, वाजपेयी जी हो, अभी वाजपेयी ने भी सर्व शिक्षा अभियान जी निकाला। सोनिया गांधी ने फूड सिक्योरिटी लाई, उसके पहले इंदिरा जी थी, नेहरू, स्कीम्स बहुत जी बनाए। लेकिन मोदी और इनमें एक फर्क है, मोदी स्कीम बनाते हैं तो डिलीवरी का सोचते जी हैं कि हमने स्कीम बनाई, इसमें इतना पैसा खर्चा होगा, लेकिन क्या वो पहुंचेगा जिसको जरूरत है? जी जी हमने भेजा है, लेकिन पहुंचेगा का? जी अब देखिए 83 में पहले कलर टीवी शुरू हो गया। मुझे याद है उस वक्त मैंने आर्टिकल लिखा था। हमारे वसंत साठे नागपुर के थे, वही तो आईबी जी मिनिस्टर जी थे। जी इन्होंने देखा, बोला उन्हें कलर टीवी लाया, तो उनके कलर टीवी लाने से कुछ होने वाला नहीं था। मेरे घर में अगर उसका इक्विपमेंट नहीं होगा तो मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही टीवी दिखाई दे रहा था। जी तो जो रिसीविंग एंड है, वहां तक अगर पहुंचना है तो वो रिसीव करने वाला इक्विपमेंट भी उतना क्या बोलते हैं उसको, तैयार होना चाहिए। जी 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 अब देखिए मोदी ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया जी पैसा, पहली बार लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। नहीं तो अभी ममता ने वो तो रोक दिया था बंगाल जी में। ममता बोल रही थी नहीं, वो पैसा स्टेट को भेजो, हम किसान को दे देंगे। जी मोदी बोले वो बात नहीं, उनका नंबर डायरेक्ट, खाता नंबर डायरेक्ट आना चाहिए था। आपको याद है 2017-18 के बाद मोदी ने जीरो बैलेंस अकाउंट जी शुरू किया, जीरो जी बैलेंस अकाउंट। तो लोग हंस रहे थे, सब इकोनॉमिस्ट हंस रहे, ये क्या मामला है? जिसको बैंक में रखने के लिए 5 रुपए भी नहीं है, उसका खाता शुरू करके क्या करोगे? लेकिन आज वही खाता डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए यूजफुल हो रहा है और बीच में तो कोई नहीं है। जी तो मोदी इस ढंग से सोचते कि ये तो जी करना है, लेकिन यहां बैठ के मैं करूंगा उससे नहीं। और बड़ी बात यह है कि मुझे याद है कि जब मोदी जी 14 का चुनाव लड़ रहे थे, उस बार उन्होंने ये सब रोड मैप रखा था। हम समझ नहीं पा रहे थे ये क्या बोल रहे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पा रहे थे। मोदी जी बोल रहे थे आज तक के पूरी की पूरी जो योजनाएं थे ये सक्सेसफुल नहीं हुए। इसका कारण ये लोग गांधी जी भूल गए। गांधी जी के विचार के बारे में हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, जी लेकिन हर चीज जो होती है, गांधी जी हो, सावरकर हो या और बड़े बड़े जी लोग हैं, उनसे कुछ ना कुछ अच्छा लेने जैसा जी होता है। और मोदी जी उस पर ध्यान रखे हुए, जी उस पर ध्यान रखे हुए। जी 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 तो अगर गांधी जी की असहकार आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन, जी उसमें मोदी गांधी जी ने क्या बोला था? हम गवर्नमेंट से नॉन कोऑपरेशन करेंगे, जी पुलिस मारती है लाठी झेलो, हाथ मत उठाओ। यानी देश के लिए तुम तकलीफ तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाओ, और लोग हुए। ये गांधी जी कांग्रेस वालों को आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन वो मोदी को समझ में आया, इसलिए मोदी डिमोनेटाइजेशन कर सके। जी बोले देश के लिए जो लाठी खाता है, मार खाता है, वो 2 घंटे 4 घंटे बैंक के लाइन में खड़ा होकर नोट बदलेगा, कोई तकरार नहीं करेगा। और नहीं तकरार हुई।
क्योंकि मोदी जी गांधी जी को समझ चुके थे, और जो खुद को गांधीवादी बोलते हैं उनको गांधी क्या है पता नहीं है। तो 14 के चुनाव में मोदी जी एक बात बार बार बोलते थे, गांधी जी, अभी गांधी जी की मूवमेंट आप देखिए तो 1920 तक 100 साल पहले जो कांग्रेस चल रही थी 30-35 साल, वो तो इंटेलेक्चुअल क्लास में थी, नीचे पहुंची नहीं थी। गांधी जी उसको नीचे वाले लोगों तक लेके गए। उनके पास एक, मैंने कथा पढ़ी थी, एक लड़का उनके पास गया था और वो उनके गांधी आश्रम में कहीं अहमदाबाद के, उसको टाइम दिया था तो एक जल्दी पहुंच गया था। तो गांधी जी अपना काम कर रहे थे लेकिन ध्यान उस पर भी था। तो जब वो आ गए, बोले मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है, तो गांधी जी बोले हाँ तो वो तो कर लोगे तुम, एक बात बोलो तुम पानी कितना पीते हो? तो वो बोला जितना जरूरत है उतना पीता हूँ। नहीं नहीं, जो 1 घंटा पहले आकर तुम जैसे पानी पी रहे होते हो वैसा ही पानी पीते हो? तो बोले हाँ उसमें क्या है? नहीं, मैं देख रहा था तुमने 3 बार पानी पिया और तुम मटके से पूरा ग्लास उठाकर पानी लेते थे, आधा पीते थे आधा फेंक देते थे। तो ये पानी तुमने तो नहीं रखा है भर के मटका, मटकी तो तुमने भरी नहीं है, दूसरे किसी ने भर के रखी है, वे जिसको प्यास लगे उसके लिए रखी है। तुम तो आधा पानी फेंक रहे थे, भरते तो नहीं लेकिन आधा फेंक रहे थे। कम से कम इतना करो, जितना चाहिए उतना ही ले लो, उससे ज्यादा मत ले लो, तो भी देश के लिए तुम बहुत काम कर सकते हो। कोई टीचर था, उसको उन्होंने बोला कि तुमको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, बस बच्चों को अच्छा पढ़ाओ क्योंकि वो अगले नागरिक है। तो उसको भी घर से बाहर निकल कर रास्ते पर ना आकर भी देश के आंदोलन में गांधी जी लेकर आए। तो मोदी जी ने कहा इसी ढंग से अगर गवर्नमेंट अपनी योजना जनता को उसमें इन्वॉल्व करके लेती है तो वो योजना सक्सेसफुल होगी। और देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर हो, बहुत सारे शौचालय हो, कि शौचालय के लिए सामान हम देते, पैसा हम देते, लेकिन खड़ा तुम करो। तो उठाकर पैसे देते तो बोलेगा है शौचालय, फिर भी दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, तो पैसा लेके शौचालय नहीं बनाए। पहली बार शौचालय खड़े हो गए, तरीका जो है काम का। तो मोदी जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से उनका एनालिसिस नहीं होता, इसलिए मोदी कैसे गलत है वो मीडिया में चर्चा होती है। लेकिन लोगों के पास डिलीवरी होती है, इसलिए तो 2019 में वो परफॉर्मेंस पे चुन कर आए। तो एनालिसिस अगर हमको करना है, वो उन्होंने मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस लाए तो उस ढंग से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जी। ये जो अपने राजकुमार सिंह जी हैं, मिनिस्टर फॉर पावर, उनका पदोन्नति हो गई है। पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर थे, बट इंडिपेंडेंट चर्च था, अब वो मिनिस्टर फॉर पावर बना दिए गए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था। तो देखिए इंडिपेंडेंट चार्ज जब होता है फिर भी तुम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हो जी, आपके अधिकार को मर्यादा होती है जी। अब पावर सेक्टर में अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो उनका कुछ ना कुछ चार्ज तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होगा। अब वो इंडिपेंडेंटली पावर का पूरा सेक्टर देख सकते, अपने डिसीजन पूरे के पूरे ले सकते, अपना कोई प्रस्ताव उठाकर डायरेक्ट कैबिनेट में प्लेस कर सकते जी। तो उनको इंडिपेंडेंट, अभी सेट हो गई है होम मिनिस्ट्री, वो उधर एक्सपांशन करना जरूरी है कि भाई अब यूपी में देखो, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है या उड़ीसा है, वहां कम इंडस्ट्रीज है तो रोजगार कम है, वहां से पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, तो वो बर्डन कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यहाँ आ जाता है। तो अगर वहां कुछ इंडस्ट्री और पावर उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो इंडिपेंडेंटली ये जो आरके सिंह है वो काम कर सकते हैं। वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे उड़ीसा में इतनी ज्यादा पावर जनरेट होने वाली है,
तो तुम उधर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते? वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उससे कोऑर्डिनेट करके डायरेक्टली उड़ीसा है, बिहार है, या समझो मणिपुर है, त्रिपुरा है, वहां कुछ डायरेक्टली इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी इनिशिएटिव ले सकते जी। तो जब इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसकी पावर बढ़ती है, उसका डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ती है। जो इंडिपेंडेंट चार्ज से उतनी पावर उनके पास नहीं होती, अधिकार नहीं होते। ये बहुत अच्छा लग रहा है भाऊजी आपके से बात करके। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मिनिस्टर ऑफ एविएशन बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू थिंक ही इज गोइंग टू परफॉर्म देयर, एंड व्हाट डू यू फील शुड बी डन फॉर एविएशन मिनिस्ट्री? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता अभी, क्योंकि उनका काम तो हमने अभी देखा नहीं, लेकिन वो मिनिस्ट्री बिल्कुल छोटी है, वही मैं सोच रही थी, बिल्कुल छोटी है। और हरदीप सिंह ने बीच में अच्छा काम किया है। अब सबसे बड़ी एक बात है कि उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का मामला बढ़ा है। एयर इंडिया का बहुत कर्जा बढ़ा है, तो वो उसके एसेट निकालने का वगैरह काम है। तो वो प्राइम मिनिस्टर उनको बीजेपी के और उनकी सोच में ढालने की भी कोशिश करेंगे। ये जो सब नए नए एकदम नए लड़के लिए गए, तो उनको मोदी जी अपने सोच में ढालना चाहते हैं, ऐसे मुझे लगता है, उस मोल्ड में लाना चाहते हैं। और इसलिए दिखाई दे तो एविएशन मिनिस्ट्री बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें टूरिज्म भी आ जाएगा उसमें थोड़ा थोड़ा। तो वो टूरिज्म मीनाक्षी लेखी के पास भी है, कल्चर करके, और उनके पास मेरा ख्याल है एक्सटर्नल भी मीनाक्षी के पास दिया गया, होम दिया गया है जी। और दूसरी बात है कि मीनाक्षी को शायद मेरा ख्याल है कि केजरीवाल के कॉम्पिटिटर करके खड़ा करने की ये कोशिश है। दिल्ली में आज केजरीवाल से लड़ सके ऐसा कोई बड़ा स्ट्रांग लीडर दिल्ली में नहीं है, तो शायद मीनाक्षी को वो चांस दिया गया, वो मिनिस्ट्री कम और दिल्ली में उनका रुतबा बढ़ाने की कोशिश की है। उसी ढंग से अगर हम मध्य प्रदेश देखें तो शिवराज सिंह चौहान के बाद वैसा कोई नया जनरेशन का लीडर वहां नहीं है, तो शायद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो ग्रूम करने की कोशिश हो रही। जी। मतलब आपने देखा कि असम में जिस ढंग से 5 साल किरण विश्व शर्मा हेमंतो विश्व शर्मा को ग्रूम किया गया और अब चीफ मिनिस्टर बना 5 साल के बाद, और सोनोवाल को फिर सेंटर में लाया गया, लेकिन 5 साल उनको बीजेपी के मोल्ड में ढाला गया है। जी। तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको भी उस ढंग से ढाला जाएगा, और बाद में शायद उनको अल्टरनेटिव करके, क्योंकि उनकी दादी की बड़ी विरासत है एमपी में। जी। असल में आज की जो बीजेपी हम देखते हैं, तो वो बीजेपी 84 के बाद खड़ी करने का पहला इनिशिएटिव रानी विजयराजे सिंधिया, दादी विजयराजे सिंधिया ने लिया था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो उस हार के बाद बीजेपी पूरी डिमोरलाइज हो गई थी, लेकिन हमको फिर खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। इसका इनिशिएटिव विजयराजे सिंधिया ने लिया था, और उसके बाद आरएसएस वगैरह लोगों की बहुत सारी मीटिंग हुई थी, और न्यू जनरेशन खड़ा करने का एक निर्णय उस समय हुआ था, उससे ही मोदी निकले हैं। बहुत थोड़े लोगों को ये मालूम है कि गडकरी है, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप है वो उसके बाद खड़ी कर दी गई, ट्रेंड की गई, ग्रूम की गई। जी। और लेकिन उसका इनिशिएटिव यानी उसके लिए आगे आकर बोलने वाली विजयराजे सिंधिया थी। जी। ये तो उनका पोता है। जी। रीता बहुगुणा जी के लिए बहुत से लोगों का कमेंट्स थे कि उनको छोड़ दिया गया। नहीं, रीता बहुगुणा को भी अभी अभी तो आई है मेरा ख्याल।
पर वो अभी छोड़ के आई हैं तो सब लोग कह रहे थे कि उनको कुछ सुनना चाहिए देखिए था। इस समय में बाहर से अभी हमारे महाराष्ट्र की भारती पवार है, जी, कपिल पाटिल है, ये तो एनसीपी से आए हुए, फिर भी उनको एडजस्ट किया गया। जी, जी, तो जी, दिखाने का कोशिश किया गया कि जो बाहर से आते हैं उनको हम अछूत नहीं मानते, जी, जी, अछूत नहीं मानते, जी, जी, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, प्रोबेशन पर रखने जैसा काम किया है। भारती पवार हो इनको, तो रीटा बहुगुणा को अगली बार इस विधानसभा चुनाव में वो क्या करती है देखा जाएगा। जी, वो तो पिछली विधानसभा चुनाव जो हुआ था जी, 2017 का, हम्म, उस वक्त तो बीजेपी में आई थी। जी, उनकी भी एक हिस्ट्री ऐसी है कि जब प्रशांत किशोर काम कर रहा था, जी, तो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को बताया था कि आपको कोई ब्राह्मण फेस रखना पड़ेगा यूपी जी, में, या तो प्रियंका को रखो, या तो तुम चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े हो जाओ, या तो कोई ब्राह्मण फेस रखो। तो रीटा बहुगुणा को लग रहा था कि उनको ही फेस करके आगे लाएंगे, क्योंकि उसने कांग्रेस के अध्यक्षा, प्रदेश के अध्यक्षा करके काम किया था। 2009 में वो पार्लियामेंट में चुनकर आई थी, तो उनको लग रहा था कि 2017 में शायद हमारा चेहरा आगे रखा जाएगा, लेकिन वो नहीं रखा गया और शीला दीक्षित को लाया गया, तो गुस्से से बीजेपी में आ गई जी, थी। जी, तो अभी वो भी प्रोबेशन पर है, अभी वो भी प्रोबेशन पर जी, है, देखा जाएगा। हेमंत विश्व शर्मा ये सबसे बड़ा उदाहरण है उसका, जी, कि अगर वो मोल्ड में फिट बैठ गया तो उसको स्कोप है। जी, जी, लेकिन आप कहीं से भी आओ, लेकिन आपको बीजेपी या आरएसएस के मोल्ड में फिट होना पड़ेगा, जी, क्योंकि आरएसएस के पास अ, देश की एक विजन है और मोदी उसके प्रचारक जी, रहे, तो उनकी भी सोच उसी ढंग से चलती जी, है। जी, जी, तो ये लाएंगे तो भी वो मोल्ड में लाने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर ढल नहीं गए जी, तो भैया आप निकल जा सकते हो। जी, यशवंत सिन्हा ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जी। शत्रुघ्न सिन्हा दूसरा मैं वही उदाहरण है। बोलने वाली पूछने वाली थी आपसे कि शत्रुघ्न हाँ, सिन्हा का भी बहुत बड़ा उदाहरण है, बट अब तो शायद वो वापस आना चाहते हैं। मोदी मोदी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर जी, सकता, जी, क्योंकि मोदी को मालूम है उनकी कुर्सी किसी के मेहरबानी पे नहीं है, और मेहरबानी से कुर्सी मिलती है तो मोदी को तो वो जी, नहीं चाहिए। जी, उन्होंने उन्होंने उनकी उम्र 49 होने तक टिकट बांटे, लेकिन टिकट लिया नहीं, जी, खुद कोई चुनाव लड़ा नहीं। जब गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात बीजेपी में क्योस हुआ था, पूरा क्योस हुआ था, यानी उस वक्त मुझे याद है कि मोदी चीफ मिनिस्टर बने उसके कुछ महीने पहले उधर के 5 नगर निगम है, कॉरपोरेशन से, उसमें से 4 बीजेपी हार गई थी। 22-24 जो जिला परिषद है उसमें 20 जिला परिषद कांग्रेस ने जीत जी, लिए थे, और पूरा पार्टी में क्योस था। उस वक्त उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया डायरेक्ट, जो एमएलए भी नहीं थे, जी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उसका भी पता नहीं जी, था। जी, तो पार्टी और गवर्नेंस दोनों ढंग से चलाने के लिए मोदी को जी, बनाया गया था, जी, और उनको इतना मालूम नहीं था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में मोदी ने बताया था, वो मैंने जी, देखा था। तो वो बोले वो केशु भाई चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास जाते थे, उनके निकटवर्ती थे। तो जब चीफ सेक्रेटरी आ जाता था तो ये भी खड़े हो जाते थे उनको रिसीव करने के लिए, जी, मोदी जी। लेकिन मोदी चीफ मिनिस्टर बने जी, तो वही चीफ सेक्रेटरी आ गए तो मोदी जी, खड़े हो गए। तो चीफ सेक्रेटरी बोला, आप कैसे खड़े हो गए, आप तो मेरे बॉस हो, आप बैठ जाओ। नहीं, आप तो सीनियर है। जी, वो सीनियर वीनियर जी, नहीं होता, जी, आप बॉस जी, हो, तो आप ही मेरे सीनियर जी, हो। इसके पहले आप आते तो आप पार्टी का कार्यकर्ता थे, आज आप मेरे बॉस है। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन समझने की शुरुआत हो गई थी। जी, 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 तो एक एक करके उन्होंने, उसके बाद और एक उन्होंने अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक बार चीफ सेक्रेटरी ने उनके पास 50-60 फाइलें ला कर जी, दी थी, बोले ये आज क्लियर करनी है। तो ये बैठे थे, 10 साढ़े 10 हो गए रात के। तो चीफ सेक्रेटरी भी अटका था, वो आ गए, बोले क्या कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो आपने आज क्लियर करना है बोला ना, तो सब फाइलें देख रहा हूँ। तो बोला आप क्या कर रहे हैं, हर पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
देखिए एक फाइल में आपको क्या देखना है मैं दिखा देता हूँ। तो उन्होंने दिखाई दिया कि वो फाइल में 10 कागज 50 कागज हो गए, आपको 2 या 3 पेपर्स देखने। तो इस ढंग से वो एक एक चीज समझते गए, समझते गए। और एक बात बता देता हूँ, मोदी के काम करने का तरीका कैसा है। तो उन्होंने ही बताया था, तो वो चीफ मिनिस्टर बने और 4-5 महीने में वो जो कच्छ और भूकंप हुआ था, तो उसको 1 साल होने वाला था, तो बहुत सारे लोग मरे थे। तो उसके रिहेबिलिटेशन का क्या हुआ? दुनिया भर के लोग टीवी कैमरा लेकर आ जाएंगे, तो उनको कुछ किया वो तो दिखाना चाहिए। तो मोदी पूरा 1 डज़न से ज्यादा सेक्रेटरीज लेकर वहां पहुंच गए और देखा ये क्या हुआ। अरे ये कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया, गांव में एक घर नहीं बन रहा है, क्या कर रहे हो तुम? तो बोले क्या करे, ये रूल ऐसा है, वो रूल ऐसा है। तो बहुत 2 घंटे से मोदी ने सुना और फिर वापस आ गए। अहमदाबाद में मीटिंग हो गई, तो उनको बोला क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बोलो। तो बोले नहीं, ये करने जाएंगे तो वो रूल अड़ा होता है, क्या कहते तो वो रूल टूटता है। तो फिर एक मीटिंग, 1 घंटा मीटिंग होने के बाद मोदी ने पूछा कि भैया रूल किसने बनाए? तो बोले हमने ही बनाए। तो तुम ही बदल दो ना। जी। यानी दरवाजा अंदर से बंद है, कुंडी अंदर से लगाई है और हम चिल्लाते बैठे दरवाजा खुलता नहीं, ऐसी बात हो गई। तो बोला तुमने ही अंदर से कुंडी लगाई, खोल दो तो तुम बाहर जा सकते हो। तो बोले रूल्स बदलो, 15 दिन में रूल बदलो, मुझे बताओ क्या क्या रूल बदलने, 15 दिन में रूल बदलने चाहिए, अगले 4 महीने में कुछ होना चाहिए। और हो गया। तो मोदी पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, ये उनका सोचने का तरीका है। फिर वो एक एक किसी बात की, ब्लैक मनी की बात हो या और कोई कोविड की बात हो या तो मिनिस्ट्री की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, पिछले 1 महीने से वो सब लोगों का प्रोग्रेस कार्ड देख रहे थे, सब लोगों का प्रोग्रेस कार्ड देख रहे थे, कहाँ गड़बड़ हो रही है और वो बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे वो सोचा। जी जी जी। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि भाई ये मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है, बदल लो उसको। तो उसको पावर सेक्टर से उठाते हैं और फाइनेंस में बिठा देते हैं। अगर ये यहाँ नालायक हो तो वहां क्यों सक्सेस होगा? जी जी जी। जो स्किल्ड वर्कर होता है, जिसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल है, उसको कहीं भी बिठा दो, वो वहां कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो इसलिए बदल किया गया है, तो उस ढंग से किया गया। और जिनको उठा के अलग किया है उनको पार्टी में सेटल कर देंगे, उनका यूज पार्टी में हो सकता है। अभी रविशंकर प्रसाद जैसा जो वो तो और जावड़ेकर है, उनको फिर पार्टी में स्पोक्स पर्सन या सोशल मीडिया पर लाके खड़ा कर देंगे। नीलेश भाई भी हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? बोला एयर इंडिया के ऊपर बहुत कर्जा है, तो उसमें थोड़ा आपका इंसाइट चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको दूंगा, आपको करेक्ट करना है मुझे इफ आई एम रॉन्ग। मैं 74 से एयर इंडिया में फ्लाई कर रहा था। 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो प्रफुल्ल पटेल को मिनिस्टर बनाया गया। उसने जानबूझ के एयर इंडिया की हर फ्लाइट को इधर हिथ्रो एयरपोर्ट पे 3-3 घंटा लेट होती थी। 3-3 घंटा आदमी वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका फायदा जेट एयरवेज को मिलना था, एमिरेट्स को मिलना था, ब्रिटिश एयरवेज को मिलना था, सिंगापुर एयरवेज को मिलना था। ये जानबूझ के इंडिया को नुकसानी में धकेला गया। उसके मेरे हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूं तो प्रफुल्ल पटेल ही जवाबदार आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ इंसाइट करेंगे तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ये बहुत मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, इंडिया को जानबूझ के नुकसान में डाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल जानबूझकर डाला गया। उस पर एक किताब भी निकली है और यूपीए के समय में वो किताब को बैन किया गया कि प्रफुल्ल पटेल ने कैसे डुबाया है। उनकी ईडी और सीबीआई से इंक्वायरी भी चल रही है ना, तो उसी मामले में है। जानबूझकर कैसे दूसरे प्राइवेट एयरलाइंस को उसका नहीं। आपको एयर इंडिया का जो मामला आपने बताया उससे
उसके पीछे जाने वाले हैं, चल रहा है, लेकिन ये इतना बारीकी से किया जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव शुगर मिल्स डुबाई गई, हाँ, तो वो फिर प्राइवेट को बेची गई। प्राइवेट का मतलब यही है, अभी कैसा होता है देखो। तो ये जो कोऑपरेटिव मिल्स थी, शुगर मिल्स थी, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जरूरत से ज्यादा लोन दिया गया। उनके पास जो एसेट थे ना थे। अब ये शुगर मिल बने कैसी, तो उसमें 10% उधर के जो किसान थे उनका कैपिटल था, उसमें 40%, 25% स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्टेड किया, और पूरा बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, और उस पर लोन दिया गया। और वो इतना भारी लोन लिया गया कि वो पीछे वापस देने की बात ही नहीं हो सकती थी। जानबूझकर उनको दिवालिया बनाया गया। अब देखिए कोऑपरेटिव मिल जो थी उसके डायरेक्टर इनके ही पार्टी, हाँ, उसको बैंक से लोन देना था, उसमें इनके ही डायरेक्टर थे। फिर वो वापस नहीं कर रहे पैसे, तो उसका लिलाव करना था, तो लिलाव लेने वाले भी यही है। तो इस ढंग से जनता का पैसा कन्वर्ट करके प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई जाती। अब देखिए 500 करोड़ का वो सातारा का जो शुगर मिल है, वो 67 करोड़ में खरीदा गया लिलाव में। तो ये इसी ढंग से एयर इंडिया का किया गया, जानबूझकर उसको खत्म कर दिया गया। और विजय मल्ल्या से पैसे लिए गए ना, अपना स्लॉट जो है वो उनको दे दो, अपना टिकट बुकिंग की सिस्टम भी जेट को दी गई थी प्रफुल्ल पटेल के समय में। ये सब जानबूझकर किया गया। ये तो तरीका होता है कि चोर को ही चौकीदार बना दो और फिर बोलो चौकीदार चोर है। अब देखिए विजय मल्ल्या है, नीरव मोदी है, इनको तिजोरियां खोलकर किसने दी? यूपीए ने। यानी बैंक में मैं बैठा हूं मैनेजर करके, एक डाकू आ गया, उसका अरे भैया चाय मंगाओ, बिस्कुट मंगाओ, उसको बिस्कुट खिलाए, अच्छा बैग लाए हो, मैंने ही उसकी बैग ले ली और तिजोरी से नोट लाकर उसके डाल दिए, और उसको मैं बैंक के दरवाजे पर, एंट्री दरवाजे पर जाके ले गया, अच्छा टाटा बाय बाय, वो निकल गया। और दूसरी शिफ्ट का वॉचमैन आया, उसको हम ही पूछ रहे, अरे उसको तुमने भागने दिया? चिदम्बरम वगैरह आज को बोल रहे हैं, उनका तरीका बोलने का क्या है कि मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन्होंने बैंक लूट लिए, तो उनको लूटने का मौका किसने दिया? मनमोहन सिंह को आभार मानने वाली ईमेल विजय मल्ल्या ने लिखी है कि मेरी दिवालिया कंपनी को ज्यादा और कुछ 1000 करोड़ आपने दे दिए, थैंक यू वेरी मच। और वही कांग्रेस पूछती है कि उसको भागने क्यों दिया? और उसको तो एक दिन में पकड़कर राज्यसभा में अटेंड करके विजय मल्ल्या भाग गया, डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकल गया। अब उसको, उस पर भी एक नोटिस थी, लेकिन वो नोटिस बदली गई। उसको अलर्ट जो था, वो अलर्ट हटा के रिपोर्ट करने का अलर्ट दिया, नोटिस दी गई, तो ये भाग गया, इतना ही पता चला। तो वो अलर्ट लोअर डाउन करने वाला जो था, उसको मैं कांग्रेस इकोसिस्टम बोल। आज भी सरकार मोदी की है, लेकिन उसमें बैठे बहुत सारे लोग कांग्रेस इकोसिस्टम के हैं। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उससे पहले अमेरिका और जगह उनको वीसा नकारा गया था। उस वक्त से जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे उनके दोस्त थे। तो मोदी को अगर परदेश में जाना था तो पहले जापान जाना था, लेकिन उनका जो शिंजो अबे का इनविटेशन आया था वो दबा के रखा गया, दबा के रखा गया, और उसकी जगह बराक ओबामा का इनविटेशन पहले बताया गया। इसलिए वो मोदी पहले अमेरिका गए, लेकिन जब पता चला उसके बाद मोदी ने वो जो सेक्रेटरी सुजाता सिंह, उनको कैसे हटाया, एक रात में हटाया था।
बराक ओबामा यहाँ आ गए 26 जनवरी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो उसमें सोनिया गांधी को स्पेशल इनविटेशन देकर बराक ओबामा और सोनिया को मीटिंग फॉरेन मिनिस्ट्री से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से तय की गई थी। ये जब पता चला बराक ओबामा का हवाई जहाज यहाँ से उड़ा नहीं, उसके बाद 1 घंटे में सुजाता सिंह को मोदी ने सैक किया था। तो मोदी काम बराबर करते हैं, लेकिन अगर दगाबाजी इर्द गिर्द बैठे तो उसमें से रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे। जो 70 साल से बनी सिस्टम है, बिगड़ी सिस्टम है, उसको ढंग से बनाने में भी कोई टाइम लगने वाला है। 70 साल का कचरा जमा करने के लिए निकालने के लिए टाइम लगेगा। अब बीमारी जितनी पुरानी होती है उतना उसका इलाज भी तकलीफ देह और देर से होता है। ये नारायण राणे को जो हम शामिल किया है इस कैबिनेट में, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। वो तो पॉलिटिकली बोला गया है कि ये उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी को क्या बोलते हैं, छह देने के लिए, मात देने के लिए। लेकिन कैसा पॉलिटिकली छह मात को कोई मतलब नहीं होता, उनके पास मेजॉरिटी है, इनका कुछ वैसा एमएलए ग्रुप वगैरह नहीं है जी। लेकिन उनको जो मिनिस्ट्री दी गई है वो अगर हम समझने के माइन्यूटली देखने की कोशिश, उनको एमएसएमई दी गई। हाँ, देखिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है वो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली फॉरवर्ड स्टेट है जी। आपका कारखाना उड़ीसा में रहे या बंगाल में रहे या राजस्थान में रहे, उसको अपना ऑफिस मुंबई में रखना पड़ता है जी जी। तो कोई भी नया स्टार्टअप होता है तो 80% तो मुंबई में होने वाले जी होते हैं जी। उस पर कंट्रोल किसका आ गया? नारायण राणे का आ गया जी जी जी। तो अल्टीमेटली नारायण राणे और देवेंद्र जी मुंबई और महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? ओ यस जी। उनको जो मिनिस्ट्री दी गई है जी जी। उसके हाथ कितने लंबे और कहां पहुंचते वो देखिए। तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी वैसे ऑन पेपर उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी के पास है जी जी जी, लेकिन उसके लिए लगने वाले बहुत सारे जो परवाने हैं, परमिशन है, वो तो नारायण राणे के हाथ में आ गए। अरे जी, इस दृष्टि से तो मैंने देखा ही नहीं था जी। नहीं, इस दृष्टि से यहाँ के कोई मीडिया ने भी नहीं देखा जी जी जी। वो सिर्फ देखते हैं हाँ नारायण राणे का और उद्धव का झगड़ा है, उसी एंगल से देखते जी जी। लेकिन उसके हाथ में क्या है वो देखते नहीं जी जी। गड़बड़ वहां हो जाती है। आप देखिए एक बात होती है, जो दोहा है ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत न देखी तैसी। आपके मन में हो वो आप देखना चाहते जी जी जी। तो हाँ इन दोनों का झगड़ा है, बस उसी ढंग से मत देखो। उनके हाथ में जो मिनिस्ट्री दी गई है उस पर देखो। एमएसएमई यानी जो सब स्टार्टअप इंडस्ट्री जो है उस पर कंट्रोल पर, इसमें किसी भी इंडस्ट्री पर उसको मानो कि ऐसा चिमटा लगाकर पकड़ने का अधिकार उनके पास चला गया। बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोदी की कैबिनेट को विस्तार से समझाने के लिए। आपने इतनी नई दृष्टि से सारी मिनिस्ट्री समझाई, तो बहुत इंसाइट्स मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनातन शक्ति में आने के लिए। यहाँ पे मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज शेयर आवर चैनल। दिस इज अ न्यू चैनल, वी वांट योर सपोर्ट। जय श्री कृष्ण।